हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एडू सक्सेस पर। आज हम आपको बताएंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ज्योग्राफी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी का बेसिक है ये। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ग्लोब कैसे बनता है। ग्लोब आप देखे होइएगा कि जब भी किसी स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल के चैम्बर में ग्लोब रखा होगा। किसी एकेडमिशियन के पास जाइए तो आपको ग्लोब रखा होगा। कोई अच्छा स्टूडेंट के पास जाइए तो वह ग्लोब रखे होगा। तो ग्लोब कैसे काम करता है, ये जियो टैगिंग वगैरह आजकल आप सुनते होइएगा कि गूगल से लोकेशन भेज दिया जाता है। गूगल लोकेशन होता है, वो कैसे काम करता है आखिर, ये सैटेलाइट से आखिर गूगल कैसे वो ले लेता है कहीं का भी लोकेशन। और इन सब चीज़ों पर हम आज जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के थ्रू कैसे ये काम होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है आज के डेट में, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम उसके बेसिक को समझें। तो आज हम इस प्रकार से इसको बताएंगे कि आपको जीवन भर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो फिर कभी भी आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स जो है उसको भी ये समझ में आएगा। और मैं इस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा, सरल भाषा में, कि आप सभी इसको अपने आप से कोरिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड, अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कभी हिंदी वाला नहीं दिया है तो वो समझ जाने के लिए इसको बोलते हैं लैटिट्यूड और इसको बोलते हैं, देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये आखिर वर्क करता है। तो मान ले ये पृथ्वी है। ग्लोब जो है एक्चुअली पृथ्वी का ही एक डुप्लीकेट बना दिया जाता है, उसे ग्लोब कहते हैं। तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक ग्लोब है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप एक चपटे सरफेस पर अगर आप बनाइएगा तो ये एक वृत्त की तरह दिखेगा। तो पृथ्वी एक्चुअली एक गोला की तरह है। एक्चुअली शेप अगर आप देखें तो उसके शेप के विषय में बहुत मतभेद है पृथ्वी के शेप के संबंध में। उस टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे। पृथ्वी का शेप जो है आज के डेट में जियोइड बोला जाता है, मतलब पृथ्वी जैसा, वो किसी अन्य प्रकार का शेप का नहीं है, बल्कि वो अपना ही एक शेप है जिसको जियोइड बोला जा रहा है। तो पहले बोला जाता था सेब के आकार का है, कोई बोलता था नारंगी के आकार का है, कोई भी हुआ नारियल के आकार का है, ढेर सारे आकार प्रकार हुआ। लेकिन लास्ट में अब वैज्ञानिक एकमत हुआ है कि पृथ्वी जियोइड है, मतलब पृथ्वी जैसा है और उसका कोई अन्य शेप नहीं है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये अगर ग्लोब है तो कोई भी मानचित्र या ग्लोब अगर आप बनाते हैं या फिर अगर आप देखते हैं तो आप ये इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ऊपर का भाग होगा वो नॉर्थ होगा, ठीक है। नीचे का भाग जो होगा वो साउथ होगा, मतलब ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, समझ गए। इसी प्रकार से इधर जो है ना पश्चिम होगा, इस साइड में लेफ्ट साइड में पश्चिम होगा और दायां साइड में क्या होगा? पूर्व होगा। तो बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे किसी भी मानचित्र का। अगर आप आज से ही तैयारी स्टार्ट किए हो, पहले से भी कर रहे हो, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, समझ गए। कोई भी मानचित्र हो, कहीं भी अगर आप देख रहे हैं तो इस बेसिक कंसेप्ट को, अगर आप बना रहे हैं तो इस बेसिक कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। ऊपर भाग नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, बायां साइड वाला वेस्ट होगा और दायां साइड वाला ईस्ट होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम पृथ्वी को एक गोला माने या एक वृत्त माने और उसके एकदम पश्चिम से लेकर और पूरब की ओर
या पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम एक रेखा खींच दें तो इस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो भी रेखाएं ग्लोब पर या मानचित्र पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर सीधी रेखा खींची जाती है जो एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसे रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये क्या है, मैंने जो यहाँ ये लाइन खींचा, ये एक अक्षांश रेखा, ये भी लाइन खींचा, ये अक्षांश रेखा है। तो पृथ्वी पर जो है अगर हम खींचने जाए तो अनगिनत अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से अगर आप मान लिया अनगिनत अक्षांश रेखाएं खींच दी जाती तो फिर तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो सुविधा की दृष्टि से पृथ्वी को एक गोला मानते हुए कि ये 360 डिग्री का होगा, कोई भी वृत्त जो होता है उसमें टोटल कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो ये मानते हुए एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर हम हर एक डिग्री पर, तो मान लीजिए यहां से यहां तक अगर हम देखें तो 90 डिग्री है, ये जो इलाका है ये 90 डिग्री होगा, इधर भी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, इधर भी 90, इधर भी 90। तो अगर हम यहां से यहां 90 डिग्री माने और हर एक डिग्री पर एक लाइन खींच दे, हर एक डिग्री पर जो एकदम सीधा हो, एक दूसरे के समानांतर हो, तो ऐसी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो हम हर एक डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं सुविधा की दृष्टि से, चाहे वो अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, हर एक डिग्री पर एक रेखा खींचा जाता है। ये बात समझ में आ गया। तो अब जो सबसे मेन, ये जो 0 डिग्री पर जो रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अब अगर इसको ग्लोब पर अगर आप देखें, अगर हम चपटा सरफेस पर किसी में लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये रेखा हुआ, लेकिन अगर आप ग्लोब पर देखें तो वो चारों तरफ ही वो लाइन खींचा जाएगा। तो एक्चुअल में ये विषुवत रेखा नहीं होकर होता है क्या, विषुवत वृत्त। ये होता है एक्चुअल में क्या, वृत्त होता है, सर्किल होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इंग्लिश वर्ड भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जो है विषुवत रेखा ये बोला है, लिखा ही नहीं रहता, इक्वेटर लिखा रहता है सीधा। तो देवनागरी लिपि में ही इक्वेटर वर्ड यूज होगा। तो आपको समझ जाना है इक्वेटर का मतलब है विषुवत रेखा। तो बेसिक जो इंग्लिश है वो आना भी चाहिए। तो जो है इक्वेटर जो है विषुवत वृत्त को इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, और इसी को जो है प्रधान भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब एक ही है। इक्वेटर ये सब 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त को हम विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को बीच से काट देता है 2 भागों में। तो 2 भागों में जो है बीचों बीच 2 भागों में चूंकि इसको काट देता है पृथ्वी को ये रेखा, ठीक है। तो जब पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में ये रेखा काट देता है तो ऊपर भाग वाले भाग को हम बोलते हैं, ऊपर वाला भाग क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध ऐसे भी लिख सकते हैं, तो गोलार्ध, ठीक है। तो ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर।
तो इस प्रकार से दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। तो हम जान गए कि पृथ्वी के अगर हम एक वृत्त मानते हैं, एक गोला मानते हैं, तो बीच से जो रेखा अगर हम उसको बीचों बीच पूरब से पश्चिम अगर एक रेखा खींच दे तो पृथ्वी को दो भागों में बट जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, एक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और जो बीच की जो रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। एकदम एक एक चीज को याद कर लेना ताकि यह भूले नहीं, ठीक है। अब अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जो मेन अक्षांश रेखाएं हैं उसको हमको याद रखना। तो जब जो सबसे मेन दो अक्षांश रेखाएं जो सबसे मेन है, एक तो विषुवत रेखा है ही, इसके अलावा दो और अक्षांश रेखा जो सबसे मेन है वो है एक 23.5 डिग्री उत्तर में और एक 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर और ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तब ये कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है अभी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा एक और रेखा जो होती है इससे और ऊपर और इससे और नीचे, मतलब 66.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। चूंकि ये अंटार्कटिका आपको पता है कि साउथ ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव, वो साउथ अंटार्कटिका होता है। तो ये अंटार्कटिक रेखा हो गया, अंटार्कटिक रेखा। और ये हो गया, ये वाला जो हो गया क्या हो गया? आर्कटिक। 66.5 डिग्री जो है उत्तर क्या हुआ? आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण हो गया अंटार्कटिक रेखा। समझ में आ रहा है? और जो साउथ का पार्ट ये हो गया, यह दक्षिण ध्रुव हो गया। ये यहां पर क्या होगा? दक्षिण ध्रुव। और ये हो गया उत्तर ध्रुव, ये हो गया उत्तर ध्रुव, ठीक है। इसको अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे का क्षेत्र को अंटार्कटिक बोला जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। और उसके ऊपर जो है आर्कटिक हो गया। आर्कटिक जो सागर है वो जमा हुआ रहता है बर्फ से और उत्तर ध्रुव तक वो फैला हुआ है, वो सभी जाता है। तो अब जो है कि बांटा जो गया है और इसका इंपोर्टेंस क्या है आखिर, तो होता यह है कि 23.5 डिग्री उत्तर वो जगह है या 23.5 डिग्री दक्षिण जहां पर एक नियत समय में सूर्य की किरणें एकदम सीधी लंबवत पड़ती है। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर एकदम आ जाता है तो वहां पर प्रचंड गर्मी जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगता है, कर्क रेखा और आसपास के एरिया में। और मकर रेखा के पास जब लंबवत आ जाती है तो मकर रेखा पर, इससे इधर सूर्य कभी लंबवत आता नहीं है। तो इसके कारण इधर का जो क्षेत्र है अंटार्कटिक रेखा से इधर जो है किसी भी समय 6 महीने जो है लगातार अंधेरा और 6 महीने लगातार उजाला रहता है। और ऊपर भी जो है यही हाल रहता है। जब इधर 6 महीना मतलब अंधेरा होगा तो उधर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना उजाला होगा। तो इधर अगर रात होगा तो इधर दिन होगा। इस टाइप से इधर 6 महीना लगातार रात होगा तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना उस समय लगातार दिन की स्थिति होगी। तो आप समझ गए इसका क्या उपयोग है। एक्चुअली सूर्य का जो है सूर्य की किरण जो है किस प्रकार से कहां पर पड़ती है उसी आधार पर इसको बांटा गया है। इसी के कारण सूर्य के किरणें लंबवत और तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है कि उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध का क्षेत्र जो है हमको पता चलता है। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वो सब इलाका में क्या होगा? गर्मी होगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगा। और जहां पर तिरछा पड़ता है हमेशा ही वहां हमेशा ही ठंडा रहता है। और जहां कभी सीधा पड़ रहा है तो जब यहाँ सीधा होगा तो उस समय साउथ में ठंडा होगा मकर रेखा के पास। और जब मकर रेखा पर सीधा होगा तो कर्क रेखा पर ठंडी का मौसम होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यह मतलब
ताप कटिबंध में अक्षांश रेखाओं का मुख्य उपयोग होता है कि हमको जो है ना ताप कटिबंध का पता चलता है, मतलब कहाँ ऊष्मा की क्या वितरण है पृथ्वी पर, वो अक्षांश रेखाएं बताती है। तापमान का क्या स्थिति होगा, नॉर्मल जलवायु क्या होगा किसी जगह का। तो जनरल जो जलवायु का कंसेप्ट है वो हमें अक्षांश रेखाओं के द्वारा पता चलता है। एक अक्षांश पर जो भी जगह है, जो भी देश है पूरे ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, आप देखेंगे कि वहां पर एक ही प्रकार का लॉन्ग टर्म जलवायु जो है वो सिमिलर होता है। जैसे अगर 0 डिग्री अक्षांश आप लेते हैं तो इसमें अमेजन का इलाका आता है, कांगो आता है और इंडोनेशिया जावा के जंगल आते हैं, और ये सभी इलाका जो है घने जंगलों का क्षेत्र है, भारी वर्षा का क्षेत्र है। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है, जो ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो इसके कारण इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। यहां से जो यहाँ का इलाका है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों ही तरफ, उसको समशीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। मतलब वहां पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ठंडा गर्मी बराबर टाइप का। तो ये जो इलाका है, ये इलाका जो है, ये इलाका क्या है, समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। ये समशीतोष्ण जलवायु, तो इस इलाका में क्या होगा, समशीतोष्ण का क्षेत्र है। ये समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। और जो ये लास्ट वाला जो 66.5 डिग्री से जो 90 डिग्री का क्षेत्र है, वो क्या होगा, वो शीत कटिबंध होगा। मतलब सालों भर ठंडा ही पड़ेगा वहां, वो सूर्य कहीं भी रहे, इधर ठंडा ही रहेगा। और इधर गर्मी और ठंडा का मौसम ठंडा में ही रहता है। मतलब ऐसे तो सालों भर ठंडा ही रहेगा, उसमें भी ज्यादा ठंडा पड़ेगा जब 6 महीना वहां अंधेरा रहेगा, उस पीरियड में ज्यादा ठंडा पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो अक्षांश रेखाओं से हमें ये पता चलता है कि कौन सा जगह का जनरल मौसम जलवायु कैसा होगा। पर्टिकुलर जलवायु जो कुछ 1-2 दिन का होता है उसे मौसम कहते हैं, और वो बदलते रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन जो एग्जैक्ट जो जलवायु है लॉन्ग टर्म का, वो इसी अनुसार रहता है। जिस अक्षांश में आप हैं उसी अनुसार आपका जलवायु होगा, सालाना जलवायु। तो ये चीज समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमेशा ही एक दूसरे से समानांतर होती है। मतलब 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश हमेशा समानांतर होगा, मतलब वो कभी नहीं मिलेगा एक दूसरे से। समानांतर रेखा जानते हैं ना, एकदम समानांतर रेखा, एकदम सीधी लाइनें जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, उसे समानांतर रेखा कहते हैं। तो पैरेलल लाइन है ये, वो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलता है। और दूसरा ये है कि दो जो अक्षांश है, मान लीजिए एक अक्षांश है, ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट बगल में 1 डिग्री है, तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का जो दूरी है वो हमेशा 111 किलोमीटर होता है। मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये बराबर बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अभी जितना हम बताए हैं सैकड़ों हजारों बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस में इसमें आते हैं। तो ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा शुरू से लास्ट तक कहीं भी अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी, चूंकि एक दूसरे के पैरेलल ही है, एक निश्चित दूरी पर 1-1 डिग्री पर होता है, तो हर जगह दूरी 111 किलोमीटर होती है। सिर्फ ध्रुवों पर चूंकि पृथ्वी थोड़ी चपटी है, इसी के कारण अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा होता है वहां। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी और ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी में कौन ज्यादा होगा, ट्रू फॉल्स वगैरह ऐसा करके इनमें से कौन सही है,
ये लिखा रहेगा ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है, बराबर होती है, इस टाइप से 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो जो ध्रुवों पर जो है, ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है विषुवत रेखा की तुलना में। तो समझ गए, उसका कारण ये है कि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी होती है। कई बार क्या होता है आजकल क्वेश्चन पूछने में, एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा ये कारण है और ये उसका सही जवाब है, अब व्याख्या कीजिए, ए और आर दोनों सही है, आर सही है, ए सही है, इस टाइप से जो पूछता है तो वो कारण भी मैं आपको बता दिया हूँ कि ध्रुवों पर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी थोड़ी चपटी हुई है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया। अब इसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, और भी कई इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आगे बताते हैं। इससे पहले देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं को समझने के बाद तब हम बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को मिलाकर हम लोगों को क्या सब पता चलता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग समझेंगे देशांतर रेखा के बारे में। मान लीजिए वही पृथ्वी है, ये उस पर भी बता सकते थे लेकिन फिर वहां समझने में थोड़ा दिक्कत होता, तो हमने नया ये ड्रॉ कर लिया। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो अब ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ऐसे एक रेखा मिल गया, ऐसे एक रेखा मिल गया, ऐसे मिल गया, समझ गए। ऐसे जो है एक एक डिग्री पर अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो पूरे पृथ्वी पर कितना 360 डिग्री है, तो 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, तो टोटल देशांतर रेखा कितना होगा 360 डिग्री, 360। ठीक है, तो अब इस यहां से इधर जो रेखाएं हैं उसे ईस्ट देशांतर मतलब पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इससे इधर जो है पश्चिम तरफ जो देशांतर है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। और जो सबसे पहला जो है 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए 0 डिग्री। ठीक है, ग्लोब है। अब ग्लोब में आप किसको 0 मानिएगा और किसको 1 मानिएगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो गोला है, उसका शुरू कौन है अंत कौन है कैसे बताएंगे जब हम इस तरफ से ले रहे हैं। नॉर्थ साउथ में तो चलो भाई ऊपर नीचे ध्रुव है, लेकिन ईस्ट वेस्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके कारण जो है सुविधा की दृष्टि से एक रेखा को इसमें मान लिया गया कि ये 0 डिग्री है, और वो रेखा चूंकि वो हम जानते ही है ब्रिटेन का ही शासन पूरे दुनिया में था, तो लंदन के ग्रीन बीच जो है एक स्थान है, ग्रीन बीच नाम के स्थान से जो रेखा गई है उसको मान लिया गया, मतलब लंदन से जो रेखा गुजर रही थी उसको ब्रिटेन वालों ने कहा कि यही रेखा को हम 0 डिग्री मान लेते हैं। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको जो है प्रधान याम्योत्तर या प्रधान समय रेखा कहते हैं, उसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो मेन टाइम होता है पूरे दुनिया में समय को निर्धारित करने का, वो 0 डिग्री देशांतर से ही माना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर आपको समझ में आ गया। अब 0 डिग्री देशांतर से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर पश्चिम, 2 डिग्री देशांतर पश्चिम, ऐसे कर करके हम 180 डिग्री देशांतर तक ग्लोब के दूसरी तरफ 0 डिग्री के अपोजिट में पहुंच जाएंगे। मतलब 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर होता है। तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर अगर आप एक वृत्त बनाएंगे तो आधा वृत्त होगा 0 डिग्री और आधा वृत्त होगा 180 डिग्री। ठीक है, गोला के जब हम चारों तरफ जो है सर्किल खींचेंगे तो 0 डिग्री देशांतर ही एक्चुअली में अपोजिट साइड से 180 डिग्री देशांतर होता है।
और चूंकि सूरज पूरब में उगता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते रहता है, तो ऐसे में क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पूरा पश्चिम से पूरब घूम रहा है, जिसके कारण हमको पूरब में सूरज उगते हुए रोज दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इधर जो है हम लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे पूर्वी क्षेत्र हम लोग मान लिए हुए हैं, इधर एशिया तरफ को, जापान वगैरह को सबसे पूर्व मान लेते हैं और पश्चिम मान लेते हैं अमेरिका को। लेकिन अगर आप जापान और रसिया से भी पूरब जाइएगा तो फिर अमेरिका ही आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर सारे नजरिया हम लोग ब्रिटेन के हिसाब से किए हैं, तो ब्रिटेन से पश्चिम अमेरिका है, तो उधर वाले को हम लोग किए हैं पश्चिम गोलार्ध, और पश्चिम जो भी देशांतर इधर चलता है उसको पश्चिम 1 डिग्री पश्चिम, 2 डिग्री पश्चिम, ऐसे करके पश्चिम वाले देशांतर इधर के तरफ होते हैं। और ब्रिटेन जो कि 0 डिग्री बताए लंदन में है, ग्रीनविच में है, तो ब्रिटेन से जो भी पूरब में है वो सभी हो गए पूर्वी देशांतर। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब चूंकि पृथ्वी तो गोल है, ऐसे में कौन पूरब कौन पश्चिम इसको तो निर्धारित करना बहुत मुश्किल काम है। तो मान लिया गया ब्रिटेन जो है बीच में है, अब इससे जो इधर पूरब और इससे जो इधर है वो पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रकार से 180 डिग्री पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये रसिया का लास्ट छोर है, ठीक है, और ये इधर अमेरिका का लास्ट छोर है। तो यहीं के बीच से जो है, ये इधर जापान वगैरह है, और यहीं के बीच से एक रेखा निकाली गई है। ये 180 डिग्री देशांतर जो है ना, वो सीधी रेखा नहीं है। जिस प्रकार से अक्षांश रेखा एकदम सीधी है और वो पैरेलल एक दूसरे के देशांतर रेखा उस प्रकार की नहीं है। खास करके 180 डिग्री देशांतर जो है उसको कई जगह से इधर उधर मोड़ा गया। मतलब 180 डिग्री देशांतर जो प्रधान तिथि रेखा है वो जो है एक ही देश के अंदर में टाइम भिन्न भिन्न नहीं हो जाए, इसीलिए इस प्रकार से उसको निकाला गया है कि एक देश एक ही जगह रह जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी देश के बीच से रेखा चली जाए तो उसका एक, क्योंकि वो 180 डिग्री देशांतर जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, उसके इधर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, इधर जाने पर एक दिन घट जाता है तारीख। क्योंकि 180 डिग्री देशांतर, चूंकि पृथ्वी जो है टोटल 24 घंटों में सूर्य का चक्कर लगाती है, मतलब 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो इस चीज को हम लोग स्पष्ट करने के लिए आपको और अच्छा से समझाते हैं। पृथ्वी जो है क्या करती है, 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री, ठीक है। तब 1 घंटा में 24 घंटा में, तब 1 घंटा में कितना घूमेगा, एक एक नियम हम लोग जानते हैं, 360 बटा 24, ठीक है, मतलब 15 डिग्री। मतलब 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री जो है देशांतर घूम जाती है। मतलब अगर 15 डिग्री हम अगर पार कर जाए तो 1 घंटा का डिफरेंस टाइम में हो जाएगा। तो अब इसको दूसरे तरीका से देखते हैं। 15 डिग्री 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 डिग्री देशांतर 60 बटा 15 बराबर 15 4 जा 60, तो 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री देशांतर अगर पार करते हैं तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 180 डिग्री में कितना होगा, 720 मिनट। 720 मिनट मतलब 12 घंटा। मतलब 180 डिग्री पूरब 12 घंटा, 180 डिग्री पश्चिम 12 घंटा, टोटल 24 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। अगर इधर से हम आएंगे तो ये 180 डिग्री पूर्वी है, पूर्वी, और इधर से आएंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी भी यही है, ठीक है। ये तो दोनों है, 180 डिग्री पूर्वी भी यही है, 180 डिग्री पश्चिमी भी यही है। तो ऐसे में इस रेखा से जैसे ही हम इधर आएंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध में हम आ जाएंगे, क्योंकि बताए पृथ्वी गोल है। ये तो एक्चुअली अमेरिका एक्चुअली यहाँ पर है, ये तो एक्चुअली यहाँ पर है, ये जो अमेरिका है ये तो यहाँ पर है, इसके इधर रूस है और जापान है और ये प्रशांत महासागर है।
समझ गए? तो ये प्रशांत महासागर के बीच से एक रेखा खींची गई है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ये सुविधा की दृष्टि से खींची गई है और ये देश टाइम जो है तिथि को जो है ये बताता है। अब अगर यहाँ पर मान लिए आज दिन हुआ सुबह 6 बजा, तो अब यहाँ आते आते तो एक दिन 24 घंटा बीत जाएगा। तो यहां अगर मान लिया 13 तारीख है, तो ये जैसे ही हम इसको पार करेंगे इधर, तो इधर 12 तारीख ही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में उस समय 12 तारीख ही होगा जब जापान में 13 तारीख होगा। बात समझ रहे हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अगर इधर मंगल होगा तो इधर सोमवार हो जाएगा। तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हैं तो एक दिन जो है कम हो जाता है, और अगर पूरब से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। अगर 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 अमेरिका तरफ से हम जा रहे हैं और अगर यहाँ 12 तारीख है, तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे इधर 13 हो जाएगा, इधर सोमवार होगा। जैसे ही हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे और जापान के समुद्र में प्रवेश करेंगे, इधर मंगलवार हो जाएगा। ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक रात सुबह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम वही रहेगा, सिर्फ जोन चेंज हो जाएगा। ठीक है? अगर सूरज अगर उस समय 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री पर रहेगा, ऐसा कुछ चेंज वंच नहीं होगा, वो जहाँ है वही रहेगा। दिन उनमें रात में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिन है तो दिने रहेगा, केवल डेट चेंज हो जाएगा। ठीक है? हम लोग अपना घड़ी में डेट चेंज कर लेंगे, मोबाइल में भी डेट चेंज नहीं होगा, मोबाइल में वही दिखेगा, लेकिन हाँ ये जोन में अपडेट होगा जब मोबाइल नंबर, तो अगर ऑटोमेटिक डेट सेट है तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो आपको बात समझ में आ गया होगा। इसमें जो है अब इसमें आगे हम ये देखेंगे कि ये 4 मिनट का डिफरेंस अब हर 1 डिग्री पर होता है। तो 1 घंटा के हिसाब से, चूंकि अब टाइम चूंकि एक देशांतर जैसे ही चेंज होता है तो टाइम चेंज होते रहता है अलग अलग जगह का। जैसे एक ही समय में भारत में अगर टाइम अगर बज रहा है 5, तो ब्रिटेन में भी 5 नहीं बजेगा। वहां पर चूंकि वो दूसरे ही देशांतर पर है, वो 0 डिग्री पर है, और हम लोग कितना पर है? 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री देशांतर जो इलाहाबाद के आसपास से गुजरता है, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, तो प्रयागराज का जो समय है, देशांतर है, उसी को भारत का मानक समय मान लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, IST। तो आप देखते होइएगा जो है न्यूज में भी अब जब आएगा तो इंडियन भारतीय समय के अनुसार इतना बजे, अगर विदेश में कोई बात होगा या फिर मैच है क्रिकेट का मैच, तो बताया जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है तो बताएगा भारतीय समय के अनुसार इतना बजे होगा, ऑस्ट्रेलियन समय उस समय कुछ और ही होगा। मान लीजिए भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जो है लॉर्ड्स के मैदान में हो रहा है लंदन में, तो उस समय जो है वहाँ का समय बताएगा। तो आप इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी वगैरह के न्यूज में भी देखिएगा यूज होता है GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। GMT भी सब परीक्षा वगैरह में काफी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ग्रीनविच पर क्या समय है, मतलब लंदन में क्या समय है उस समय। तो लंदन किस में है? 0 डिग्री में है, और भारत कहां पर है? 82.5 डिग्री में है। अब ये भारत में क्यों मान लिया गया है 82.5 डिग्री को ही, वो भी हम बताएंगे, अभी पहले इसको समझ लीजिए। अब 2 देशों के बीच जो है टाइम में डिफरेंस है, तो ऐसे में हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये हमारे पास है 1 डिग्री में 4 मिनट जो है काम देशांतर में अंतर हो जाता है, तो 82.5 डिग्री में कितना होगा? 82.5 में 82.5 गुना 4 बराबर 4 पंचे 20 के शून्य में 2 और 2 8 2 10 के शून्य में 1 4 32 है 330 मिनट को अगर हम घंटा में बदल दे तो इसमें 60 से भाग में देंगे
बराबर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस होगा। अगर ग्रीनविच में 12 बजे, अगर 10 बजे सुबह से मैच शुरू हो रहा है, वहां 10 बजे सुबह से मैच शुरू हो रहा है, क्रिकेट का मैच है 10 बजे से लॉर्ड्स के मैदान में, तो भारत में हम कितना बजे टीवी खोलेंगे देखने के लिए? भारत में, इसमें चूंकि भारत पूरब में है तो इसमें जुट जाएगा। तो 0 डिग्री से इधर जब हम जाते हैं पूरब की तरफ तो टाइम जोड़ दिया जाता है, और इधर जाते हैं तो घटा दिया जाता है। अभी हमने बताया जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घटा दिया जाता है। ठीक है, यहां पर इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये चूंकि पश्चिम ही है, ये हम लोग भले ही जा रहे हैं पूरब में लेकिन पहुंच गए एक्चुअल में पश्चिम में, क्योंकि ब्रिटेन से पश्चिम में है अमेरिका, इसलिए अमेरिका पश्चिम माना जाता है देशांतर में। ठीक है, तो 10 में हम लोग 5.5 जोड़ देंगे, मतलब 15:30, मतलब 3:30 बजे। अभी 30 से ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अगर भाग देंगे तो 5.5 आएगा, लेकिन आधा घंटा है, ये आधा घंटा मतलब 30 मिनट। ठीक है, तो 15:30 मतलब शाम को 3:30 बजे हम लोग अगर टीवी खोलेंगे तो हम लोग क्रिकेट मैच देख पाएंगे, अगर वो 10 बजे सुबह से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है तो। समझे? तो हम लोग टीवी कितना बजे? 3:30 बजे खोलेंगे। ये नहीं कि यहाँ इंडिया में भी 10 बजे सुबह में ही हम रिमोट लेके बैठ जाएंगे, तो उस समय मैच नहीं आएगा। मैच आएगा इंडिया में 3:30 बजे। ठीक है, अब है कि अब एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो बड़े देश है, अब बड़े देश है भारत एक बड़ा देश है, 68 डिग्री देशांतर से 68 डिग्री से लेकर और 97 डिग्री तक है। अरुणाचल प्रदेश 97.3 पर है, और ये गुजरात का जो है एकदम जो अगर पश्चिमी छोर पर अगर आप चले जाइए तो वो 68.5 पर है। तो मतलब कहने का ये है कि ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं? अगर हम 29 भी माने तो 29 गुना 4, 29 गुना 4 कितना हुआ? 116। 116 मिनट, 116 मिनट मतलब 1 घंटा और 56 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा का डिफरेंस है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे होगा तो यहाँ पर कितना बजे होगा? 7:56 पर। गुजरात के जो कच्छ का इलाका है साइड वाला, पश्चिम वाला, वहां पर कब होगा? 7:56। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री देशांतर पर है और वहां पर 5 बजे सूर्योदय हुआ है तो गुजरात में कितना बजे सूर्योदय होगा? अगर अहमदाबाद मान लिए 69 या 70 डिग्री पर है तो हम लोग ऐसे करके देशांतर को घटा देंगे, उसमें 4 से गुना करेंगे और हमको मिनट में निकल जाएगा। मिनट से हम लोग घंटा में बदल लेंगे। अगर आंसर घंटा में है तो घंटा में, नहीं तो मिनट वाला आंसर दे देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कि पटना अगर मान लिए 83.5 डिग्री देशांतर पर है पूर्वी पर, और दिल्ली अगर मान लिए इतना है 75 पर है, तो आप बताइए कि मतलब पटना और दिल्ली के टाइम में क्या डिफरेंस है रियल टाइम में? मतलब तो आप देख रहे हैं कि 2-2 घंटा का डिफरेंस है एक ही देश के अंदर में। रूस जैसे देश में तो बहुत का डिफरेंस है, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, चाइना, तो इस समय तो और बहुत बड़ा डिफरेंस है टाइम में अगर देखा जाए तो इसी के कारण कंफ्यूजन नहीं हो, एक ही देश के अंदर में 9 बजे ऑफिस जाना है तो अरुणाचल प्रदेश में 9 तो बज जाएगा, गुजरात के हिसाब से 7 बजे, तो वहां तो 7 बजे लोग ऑफिस चला जाएगा। तो ऐसे में जो है इस सब से बचने के लिए एक मानक समय बना लिया जाता है कि चलो इस देश के किसी बीच का स्थान ले लेते हैं और उसी के टाइम को हम लोग मानेंगे। तो पहले क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इंडिया के अंदर में ही था,
तो ये देखा गया कि प्रयागराज बीच में पड़ रहा है। तो प्रयागराज बीच में पड़ रहा है, तो उस हिसाब से अब जैसे 82 डिग्री है, तो आप देखिएगा ऑलमोस्ट बीच में है, क्योंकि और कराची वराची ले लेते तो एकदम बीच में ये हो जाता, ठीक है। और इधर बांग्लादेश ये सब पूरा अगर हम ले लेते तो मतलब उससे पहले म्यांमार भी था इंडिया में ही। तो ये सब को देखते हुए एक बीच का मोटा मोटी ले लिया गया कि चलो प्रयागराज लगभग बीच में है, तो वहां के समय को हम लोग 82.5 डिग्री को ले लिए। इसी टाइप से हर देश जो है, सभी देश अपना कोई एक जगह जो उसको लगता है कि यहाँ के टाइम जोन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाएगा, उसको एक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर ले लेते हैं। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसी के टाइम को हम लोग मानक समय मानते हैं। तो समझ गए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी समझ गए होंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी जान गए। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। समय रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी टाइम का निर्धारण इसी से होता है, और एक एक घंटा के हिसाब से पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया है। 24 टाइम जोन में, मतलब हर एक घंटा में अगर देश अगर सेम है तो टाइम भले ही चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर देश अगर चेंज हो जाता है तो टाइम चेंज कर दिया जाता है। मतलब तो 24 टाइम जोन में बांट दिया गया है पूरे विश्व को। समझ गए? अब इसमें हम लोग और देखेंगे कि और क्या क्या है। तो हमने बताया कि बीच का जो रेखा होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसी प्रकार से अक्षांश हम लोग ऐसे समानांतर। तो अब संख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो एक दूसरे के पैरेलल अक्षांश होगा, तो यहां से 90, यहां से 90 बताए थे, तो टोटल कितना हुआ? 90 जोड़ 90 कितना हुआ? 180। और एक 0 डिग्री अक्षांश को भी अगर हम जोड़ दे तो 181, मतलब टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। अब देशांतर भी अगर हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाएंगे तो अगर 0 डिग्री को अगर आप छोड़ दीजिए तो 1 डिग्री से 180 डिग्री कितना हुआ? 180। और 0 डिग्री से 179 डिग्री कितना हुआ? 180, मतलब टोटल 360। क्योंकि 180 डिग्री तो वही है, तो इसलिए देशांतर में 361 नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर सेम ही होता है। तो 0 से 179 हो गया 180 डिग्री, और 1 से 180 डिग्री अगर हम पूर्वी लेते हैं या पश्चिमी, तो 1 से 180 डिग्री हो गया 180, और 0 से 179 हो गया 180। तो टोटल जो है देशांतर हो जाता है 360, तो टोटल अक्षांश रेखा हो जाता है 181। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर इसमें ऑप्शन में 181 नहीं रहे तो फिर 180 सही होगा, और 180 भी अगर नहीं है तो 179 सही होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से स्कॉलर जो है इसको जो है ना, इसको बिंदु मानते हैं, नॉर्थ और साउथ ध्रुव को। तो नॉर्थ और साउथ ध्रुव को जब बिंदु मानेंगे तो रेखा नहीं हुआ या वृत्त भी नहीं हुआ। एक्चुअली तो ये सब सर्किल है ना, देशांतर रेखा सर्किल नहीं है, देशांतर रेखा रेखा ही है, क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे को मिलाता है, उसका अपोजिट में फिर दूसरा देशांतर हो जाता है। जैसे एक तरफ पता है ना 0 डिग्री होगा, दूसरे तरफ 180, तो ये देशांतर रेखा सिर्फ रेखा है, लेकिन अक्षांश रेखा एक्चुअली में एक अक्षांश वृत्त है। कर्क वृत्त, मकर वृत्त, विषुवत वृत्त ऐसे है, आर्कटिक वृत्त ऐसे है, वो वृत्त है वो। तो वृत्त भी अगर हम देखते हैं तो भी 179 ही होगा अगर हम इसको बिंदु मान ले तो बात आप समझ रहे हैं। अब है कि अगर आप ये इसमें पूरे में अक्षांश और पूरे में देशांतर रेखाएं अगर खींच दे ग्लोब पर छोटे छोटे अंतराल पर, तो ये देखिए ग्रिड की तरह दिखता है, एक ग्रिड की तरह ये बन जाता है। अब क्या होता है कि इसका उपयोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसी से हमको पता चलता है किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी जगह का पूरे ग्लोब पर एग्जैक्ट लोकेशन, समुद्र में से लेकर और पृथ्वी तक हर जगह, स्थल में, समुद्र में, पहाड़ पर, हर जगह एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को किससे पता चलता है?
अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। तो क्योंकि जैसे ही हमको पता चल जाता है कि कोई जगह मान लिए ये 30 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है, तो 30 डिग्री अक्षांश पर अगर ये जगह है, तो अगर इसका हमको देशांतर भी पता चल जाए कि ये 30 डिग्री अक्षांश है और 82 डिग्री देशांतर है, ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यह जगह भारत का ही कोई जगह होगा, क्योंकि 82 डिग्री देशांतर तो इंडिया में ही है। तो 82 डिग्री देशांतर इंडिया में ही है, खाली ऐसा नहीं होगा, लेकिन 30 डिग्री अक्षांश, क्योंकि देशांतर तो पूरे ऊपर से नीचे आएगा, तो 82 डिग्री अक्षांश में देशांतर में न सिर्फ इंडिया होगा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में भी हो, नीचे न्यूजीलैंड में भी हो सकता है होगा, या किसी और कंट्री में होगा, ठीक है। तो हम अगर अक्षांश और देशांतर दोनों पर, अक्षांश भी वही है अमेरिका से लेके और वो एकदम उधर जापान इंडोनेशिया सब में गया रहता है एक ही अक्षांश। तो ऐसे में अगर दोनों हम लोग को पता है, अक्षांश भी और देशांतर भी, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। और एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है तो जैसे कोई मिसाइल लॉन्च करना है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो हम उसमें कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। जैसे ग्राफ बनता है ना, ग्राफ बनता है तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो अगर ये देशांतर और अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, तो यहाँ पर अगर मिलती है तो इस कोऑर्डिनेट पर ही हमको जो है एग्जैक्ट जो है चीज चाहिए, जो भी है, टेलीविजन का सिग्नल, रेडियो का सिग्नल, मोबाइल का सिग्नल, हमको इस कोऑर्डिनेट पर चाहिए। तो उस प्रकार से एक जगह का अभी आप देखिए जियो टैगिंग हो रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है हर चीज का, कौन ऑफिस कहाँ है, कौन अस्पताल कहाँ है, तो उसका लोकेशन जो है उसमें डाल दिया जाता है। जैसे स्विगी जोमेटो पर अगर आप ऑर्डर करते हैं, खाना मंगाते हैं या कुछ भी ऑनलाइन ये आप खरीदारी करते हैं, तो उसमें आपका लोकेशन उसमें मांग लेता है। वो लोकेशन क्या होता है? लोकेशन एक्चुअली में यही होता है, अक्षांश और देशांतर, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ले लेता है और एकदम एग्जैक्ट ले लेता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 डिग्री का कर रहे हैं ना, डिग्री के बाद एक्चुअली 1 डिग्री को, 1 डिग्री देशांतर को, अक्षांश को, इसके बाद फर्दर डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो होता है ना वो ऐसे लिखाता है, जैसे मान लीजिए हम 82 डिग्री 83 डिग्री पर अगर हम अभी है, तो 83 डिग्री 10 मिनट और 5 सेकेंड ऐसे करके लिखते हैं इसको, मतलब मिनट और सेकेंड दोनों, मतलब डिग्री मिनट और सेकेंड, ये मिनट हो गया और ये 2 डाल देंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। तो ये एकदम जब सेकेंड भी डाल देंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और जब अक्षांश के साथ देशांतर का भी, दोनों का, जब अक्षांश का भी हम एग्जैक्ट डाल देते हैं मिनट सेकेंड सहित और देशांतर का भी, तो एकदम अगर इस कमरा में है तो इस कमरा का लोकेशन मिल जाएगा। इतना एक्यूरेट होता है ये सब, तो समझ रहे हैं। अब है कि एक चीज इसमें रह गया था, जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमने बताया 111 किलोमीटर होता है हर जगह, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच में ऐसा नहीं होता है। देशांतर रेखा जो है, चूंकि ये सिर्फ एक दूसरे को मिलाता है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, इसीलिए क्या होता है ना कि इसका हर जगह दूरी एक समान नहीं होता। हाँ, विषुवत रेखा पर जो है इसकी दूरी जो है ना सबसे ज्यादा होती है 111.3 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा के बीच में सबसे ज्यादा होती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, बाकी सबका इससे कम होता है और धीरे धीरे ध्रुवों पर जाकर 0 हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए बात को। आप ये भी जान गए कि किसी चीज का लोकेशन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखा का हम लोग ये ले लेते हैं और फिर उस जगह का एग्जैक्ट जो है हम लोग जान जाते हैं कि वो कहाँ पर है वो जगह। इसका उपयोग जो है चोर पकड़ने के लिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग में मोबाइल वगैरह का लोकेशन में
अभी मैप्स जो गूगल मैप्स है ये सब इसी पर काम करता है, इसी कोऑर्डिनेट्स पर काम करता है। गूगल मैप्स भी और भी ढेर सारे एप्लीकेशंस जो है सब इसी मैप पर काम करता है। जितने आपको डिलीवरी वाले ऐप्स है और ये संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हैं, वह सब इसी कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। इसका नेवी वाले जो है खास करके समुद्र में जो भी परिवहन लोग करते हैं वो भी इसका कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन काल में वो घड़ी बड़ी ये वो करते थे, आजकल इसी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर और कुछ छूट गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर के साथ जो है और इसका जो है जो बचे हुए अगर कुछ पार्ट है तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके और मैं जो है और ज़्यादा इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हूँ। धन्यवाद।